हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टी कंचन। हम बात कर रहे थे एसीएफ एफआरओ 2021 के मैथमेटिक्स पेपर के सॉल्यूशन के बारे में और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पार्ट नंबर 2 में हमने सॉल्व कर लिया था। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि 2 dice are thrown, the probability that the sum of the points on 2 dice will be 7। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि 2 डाइस आपके पास में। डाइस आप सबको पता है, आप सबने खेली भी होगी, प्ले की होगी। डाइस के अंदर जो साइड्स होते हैं, जो उनके फेसेस होते हैं, उन पे जो नंबर्स लिखे होते हैं वो 1 2 3 4 या डॉट के फॉर्म में होता है। 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट इस तरह से आपके पास में होता है। आपके पास में 2 डाइसेस है और दोनों डाइस को क्या करना है, आपको फेंकना है और फेंकने के बाद में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों डाइस पे जो आपके पास में नंबर आता है, उन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आपने प्रोबेबिलिटी जब पढ़ा होगा तो प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा, एक होता है आपके पास में टोटल केस। जो टोटल केस होते हैं उसका मतलब होता है जो आपके पास में सैंपल स्पेस होते हैं, उस सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं, उन सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी कितनी आती है। एक आप निकालते हो फेवरेबल केस। फेवरेबल केस का मतलब जो आपको चाहिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि दोनों डाइस पे जो आपके पास में जो साइड्स उन पे जो नंबर आते हैं, उन नंबर्स का सम कितना है, 7। तो ये हमारे फेवरेबल केस हो गए। जितने फेवरेबल केसेस की कार्डिनलिटी है अपॉन कितनी होगी, जो आपके सैंपल स्पेस के कार्डिनलिटी या फिर फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केस की हम बात करते हैं, यही हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस की बात करें, 2 डाइस आपके पास में, दोनों डाइस को आप थ्रो करते हो तो ऑफ कोर्स एक डाइस पे 1 से लेकर के 6 तक आएगा, दूसरी डाइस पे कितना आएगा, 1 से लेकर के 6 तक। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, इसमें 1 1 आ जाए, 1 2 1 3। इस तरह से हम टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी कितनी होगी। पहले डाइस पे कितने नंबर है, 6, दूसरे पे कितने 6, तो कितना हो गया 6 × 6 दैट इज 36। 36 जो होगा वो पहली डाइस पे हो जाएगा। फेवरेबल केस की बात करें, फेवरेबल केस का मतलब हमें 7 चाहिए। अब 7 कैसे मिल सकता है अपने को कि पहले डाइस पे आपको 6 मिल जाए, दूसरे पे 1 मिल जाए, एक पे 1 मिल जाए, एक पे 6 मिल जाए। एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है 5 2 2 5 मिल जाए, 3 4 और 4 3 मिल जाए। इसके अलावा तो कोई सिचुएशन नहीं होगी कि दो जो आपके पास में नंबर्स हैं उनका सम कितना आ जाए, 7 आ जाए। टोटल हम इसकी बात करें फेवरेबल केसेस की, कितने हो गए, 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केस, तो 6 अपॉन 36 और कितना आ गया आंसर 1/6। तो देखिएगा 1/6 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको सीधा जो है वो याद होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 17 जो एक ट्राइंगल के अंदर आपके पास में कुछ चीजें दी हुई है और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि तब आपके पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से देखो, मैं दोनों चीजें बता देता हूं, वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, नहीं भी याद है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल आपके पास में, मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, ये आपके पास में ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर आपके पास में बोला गया है कि ये ट्राइंगल है ए और बी और सी, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि G इज एनी पॉइंट इन द बेस BC। ये आपके पास में B है, BC बेस है और इस पे कोई भी पॉइंट का आपके पास में कौन सा है, सपोज मान लेते हैं G है। डिवाइडिंग इट इन द रेशियो M रेशियो N, ये जो G पॉइंट है वो इस B और C जो बेस है उसको M रेशियो N के अंदर डिवाइड करता है, तो मैं इसको M मान लेता हूं, इसको मैं कितना मान लेता हूं, N मान लेता हूं। आगे ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर बोला गया था एंगल A ये जो G पॉइंट है वो A जो आपके पास में एंगल, उस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक अल्फा में और एक बीटा में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, ए से जी को मिला देता हूं, तो ये एंगल मेरे पास में कितना हो गया अल्फा और ये एंगल कितना हो गया बीटा। ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में इफ एंगल AGC मींस एंगल AG और C जो है वो आपके पास में थीटा हो तो कौन सा ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा। ध्यान से देखो, ये एंगल हमें कितना दे रखा है, थीटा आपके पास में दे रखा है, ये एंगल आपके पास में थीटा दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि कौन सा ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा। तो इस केस में ध्यान से देखो, आपके पास में सीधा थ्योरी होती है और थ्योरी ये है कि आपके पास में इन दोनों का सम कर दो मींस m + n और इसके साथ में कितना cot थीटा की जो वैल्यू होगी। ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला आपके पास में होता है कि m है, ये अल्फा, जिस साइड में एंगल उसका अपोजिट साइड लेनी है आपको, तो ये कितना हो गया m हो गया और उसके साथ में कितना आ जाएगा cot और कितना हो गया अल्फा, माइनस करके ये वाली साइड कितनी हो आपके पास में n और इसके साइड में एंगल कितना है, कितना हो गया cot बीटा। तो एक फॉर्मूला आपके पास में ये होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका, ध्यान से देखो, जब ये जो पॉइंट G है और इसको मैं A को G से मिला देता हूं तो ये जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल ABC है ये 2 ट्राइंगल के अंदर डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल आपके पास में ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, लेकिन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड है AG ये क्या है, एक कॉमन साइड है।
तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम साइन रूल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, निकालोगे कैसे, अगर हम बात करें ट्राइंगल के अंदर, और ट्राइंगल दोनों ही ले लेता हूं, एक ट्राइंगल हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी और जी, एक ट्राइंगल ये ले लेता हूं, एक ट्राइंगल आपके पास में कौन सा हो गया, ए जी और सी। और ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर मैं क्या करता हूं, एजी साइड मेरे पास में है और एजी साइड है, तो मैं यहाँ पे साइन रूल लगाऊंगा। और साइन रूल क्या करता है कि साइन रूल ये कहता है कि अगर आपके पास में ये साइड आपको पता है, तो साइड की जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है उसके जस्ट अपोजिट एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होती है। मींस अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर जो एजी होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अपॉन जो साइन आपके पास में है, साइन किसका, इसका अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला। अब ये वाला एंगल चाहिए उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा, तो ध्यान से देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया साइन। इस एंगल को कैलकुलेट करना, ये आपके पास में अल्फा है, इससे मुझे कैलकुलेट करना है, ये एंगल कितना होगा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स यहां से यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, पाई माइनस थीटा। ये पूरा एक ट्राइंगल, और आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होता है उनका सम कितना होता है, पाई होता है। ये मुझे निकालना, इसका मतलब कितना होगा, पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली आपके पास में, थीटा माइनस अल्फा इस ट्राइंगल के अंदर। अब ध्यान से देखो, हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो एम में भी चाहिए, एन में भी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल में इस एम को यूज करना पड़ेगा। एम क्या है, ए बी से लेकर के जी तक की लेंथ है, तो ऑफ कोर्स मैं इसको लेंथ को यूज करूंगा, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, अल्फा, तो इसका कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। इस ट्राइंगल से लिख दिया। इसी प्रकार से इस ट्राइंगल की बात करें तो बात करते हैं एजी, इसके अंदर भी होगा, इस एजी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये होगा। और जब इसकी बात करेंगे तो ध्यान से देखो, साइन, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में साइन, और इसको मैं लिख लूं, ये हो गया साइन पाई माइनस और कितना हो गया, थीटा प्लस बीटा, ये आपके पास में एंगल आ गया, इक्वल टू इस एन को यूज करना है, ये एन, और इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल कौन सा है, सॉरी बीटा, तो इसका साइन ले लेंगे, कितना हो गया, बीटा। आपको कुछ नहीं करना, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा है, दोनों के अंदर क्या है आपके पास में, एजी कॉमन है, एजी की वैल्यू निकालोगे, इक्वल पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है ऐसा ही सिमिलरली, कि अगर आपके पास में ये अल्फा और बीटा नहीं दे करके केवल ये एंगल थीटा दिया हो, ये एम रेशियो एन के अंदर डिवाइड करता हो, ये एंगल आपके पास में बी हो और ये एंगल कितना हो, सी हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन सेम चीज है कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अगर आपको अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा नहीं देकर के ये एंगल और ये एंगल देते, तो फॉर्मूला होता अगेन m प्लस एन कोट थीटा, यहां पर कितना होगा, n कोट v। ध्यान देना, यहाँ पे ये n आएगा, उसके बाद में ये एंगल आएगा और माइनस m करके एंगल आएगा, तो फॉर्मूला कितना होगा, n कोट v माइनस कितना हो जाएगा, m, और ये कितना हो जाएगा, कोट c। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये आपके पास में ट्राइंगल के अंदर रूल है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, और ये आपके पास में, मेरे पास जो पेपर है उसमें तो ऑप्शन नंबर 4 है। ध्यान देना, मैंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया था, उस पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो मैंने ऑप्शंस, मैंने यहाँ पे जो आंसर कैलकुलेट किया था, तो आंसर्स का जो मैंने ऑप्शन लिखा था वो कुछ और आ रहा था, जो मैं कुछ बोल रहा था वो कुछ और आ रहा था। उसका रीजन ये है कि मेरे पास में जो पेपर है उसका जो आंसर का सीरियल है वो ऊपर नीचे है, तो आप फाइनल आंसर कृपया करके मैच कर लेना। यहाँ पर मैं इसलिए मैं आपको बार बार आंसर नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको आंसर मैच कर लेना आपके पेपर के अंदर कौन से ऑप्शन के अंदर है। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा था, 7 पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि आपके पास में एक कैटेनरी है और उस कैटेनरी का आपको क्या करना है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बोला गया है कैटेनरी है और कैटेनरी का आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको कैटेनरी की इक्वेशन याद है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। चारों ही ऑप्शन को देखते हैं तो चारों ही ऑप्शन का जो आंसर आपके पास में वो साई के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास में जो कॉमन कैटेनरी है उस कॉमन कैटेनरी की जो आपके पास में इक्वेशन है वो आपको किस फॉर्म में याद होनी चाहिए, साई के फॉर्म में याद होनी चाहिए। और आप सबको पता है कितना होता है, S इक्वल टू सी और कितना हो गया, टेन साई। S इक्वल टू सी जो टेन साई होता है ये आपके पास में कॉमन कैटेनरी की इक्वेशन होती है। इक्वेशन के अंदर बोला गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बोला गया है कि उसपे वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जब S और साई में आपको दिया हुआ है सिंपल सा ds अवर d साई। मींस इसको आपको क्या करना है, साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे डिफरेंशिएट करोगे ये कितना हो गया c और टेन साई का कितना हो गया आपके पास में sec स्क्वायर साई। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपके ऑप्शन में मैच कर लीजिएगा कहां पे c sec स्क्वायर साई दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला यूज करना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 भी आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बोला गया कि इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि कोई भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल की आपके पास में क्या दी हुई है, एक तो रेडियल वेलोसिटी दी हुई है और ये रेडियल वेलोसिटी जो है वो आपके प्रोपोर्शनल दी हुई है
किसके? ट्रांसवर्स वेलोसिटी के। अब देखते हैं कि दोनों वेलोसिटी होती क्या है, फॉर्मूला इनका क्या होता है, कैसे इनको हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास में मान लेते हैं कि ये r इक्वल टू, सॉरी मार्कर नहीं चला, r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा आपके पास में कर्व है। सपोज ये r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा आपके पास में कर्व है, और आपका पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करता है, यहां से मोशन स्टार्ट करेगा, यहां जहां से मान लेते हैं पॉइंट है, यहां पर ऑफ कोर्स टाइम इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। किसी समय t पर वो पार्टिकल कहां पहुंच जाता है, p पॉइंट पे पहुंच जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो आपने सबने पढ़ा होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास में जो p के जो आपके पास में मेजर कर पोजीशन मेजर की जाती है वो एक इनिशियल लाइन और एक पोल से की जाती है। o पोल मान लेता हूं, ये x आपके पास में ox क्या होगा, इनिशियल लाइन होगा। इस o को अगर मैं p से मिला दूं, सॉरी यहाँ पे p मैं ही ले लेता हूं, चलो ये मेरे पास में p है और ये p से मिला दूं तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं r, जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। इस इनिशियल लाइन से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना था इसको बोलते हैं p, और इसको बोलते हैं ये एंगल कितना हो गया, थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, r, थीटा। अब देखो ये तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ। मैं आपको ये दो वर्ड समझाना चाहता हूं कि रेडियल क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है। जब आपका कर्व पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या पोलर कर्व पे मूव कर रहा है तो उस सिचुएशन में जो रेडियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इस पॉइंट P पर उस पार्टिकल की रेडियस वेक्टर के अलोंग जो वेलोसिटी होगी। अब रेडियस वेक्टर कौन सा हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं रेडियल वेलोसिटी। इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v थीटा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब जो रेडियल वेलोसिटी होती है वो रेडियल वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है, और इसको कितना हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सपोज vr हो गया और इसको रिप्रेजेंट करते हैं v थीटा, और v थीटा ट्रांसवर्स क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हुआ कि इसके डेफिनेशन क्या होती है। फॉर्मूला ये होता है कि जब आपके पास में रेडियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो vr जो कैलकुलेट करते हो वो ऑफ कोर्स वेलोसिटी t के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो गया dr/dt। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल साइन, और ये v थीटा कितना होता है r, और d थीटा बाई कितना हो गया dt। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको क्या कैलकुलेट करना, आपका जो आंसर है चारों ऑप्शन में आपके पास में अच्छा आपको दिया हुआ है डिफाइन करके कि कौन सा कर्व होगा। अब ध्यान से देखो, जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा कुछ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और ये t से t कैंसिल आउट, तो r इक्वल टू कितना हो गया k, और कितना हो गया आपके पास में इस सॉरी ये आपके पास में dr हो गया, और इस r को मैं डिवाइड कर दूं तो r इक्वल टू k कितना हो गया, थीटा हो गया। सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। जैसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करते ध्यान से देखो ये कितना बन गया ln r, और ये कुछ ना हो गया k, और यहाँ पे थीटा नहीं है d थीटा। जैसे इंटीग्रेट करोगे कितना हो गया थीटा, और जो कांस्टेंट आप ले रहे हो उसको मैंने कितना ले लिया, सपोज c कांस्टेंट ले लिया, ln c ले लगा दिया। जैसे आप इसको लिखोगे दिस इंप्लाइज ये कितना हो गया आपके पास में r इक्वल टू कितना हो गया c e पावर कितना हो गया k थीटा, और r इक्वल टू c e की पावर k थीटा एक ऐसा कर्व होता है जिसका नाम है इक्विएंगुलर स्पाइरल। इस कर्व का नाम जो होगा, ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, कर्व की इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इसका नाम होगा इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, जो आपके पास में कर्व बन रहा है वो होगा इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए कि रेडियल वेलोसिटी कितनी होती है dr/dt, ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी होती है r dθ/dt पुट करना था, और आपको क्या करना था, आंसर कैलकुलेट करना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल से क्वेश्चन थे एचसीएफ के अंदर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे पेपर में जो थोड़े कैलकुलेट करने थे, बाकी 3-3 4-4 स्टेप के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ेगा। क्या दिया हुआ है, ए बुक सेलर सेल्स ऑन एवरेज 32 बुक्स एट रैंडम टाइम्स ड्यूरिंग हिज 8 आवर इन ए डे using the Poisson distribution, what is the probability of his selling no books in any 1 hour? क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपके पास में एक बुक सेलर है, एक दिन के अंदर अगर 8 घंटे के एवरेज निकालें तो वो 32 बुक्स को क्या करता है, सेल करता है। आगे बोला गया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए आपको निकालना कि किसी भी आवर के अंदर वो कोई भी बुक ना बेचे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेकिन बोला गया है कि आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना। और ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से ही आसान सा हो जाएगा। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं कि होता क्या है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लिख लेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का तरीका होता है बी एन और पी और कितना होता है आर। यहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और पी जो होता है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है।
तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है NCR और P की पावर कितना Q और Q की पावर P की पावर R और Q की पावर कितना होता है N माइनस R। इसी अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आपके पास में नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो, मीन्स आप बात करें नंबर ऑफ ट्रायल्स की, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास में क्या है, वो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो N से। ये नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके पास में बहुत ज्यादा हो और आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ही कम हो, मीन्स किसके नियर हो, 0 के नियर हो, तब हम क्या करते हैं, इस m की वैल्यू जो है उसको कितना मान लेते हैं, np मान लेते हैं। और इस सिचुएशन में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे जो मैंने आपके पास में कंडीशंस लिखी, इन कंडीशंस को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे, p टेंड्स टू 0 लगाएंगे, m की वैल्यू कितना लिखेंगे, np लिखेंगे। इस सिचुएशन के अंदर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में क्या बन जाता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका होता है x इक्वल टू x पर, ध्यान देना यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास में होगा e की पावर माइनस के m, और आपके पास में हो गया यहाँ पे m की पावर x और अपॉन कितना आ जाएगा फैक्टोरियल x। ये आपके पास में सिंपल सा फॉर्मूला। ये आपके पास में जब ये सारे के सारे कंडीशंस आप बाइनोमियल में यूज करते हो तो आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक रिकरेंस रिलेशन यूज करने वाले हैं और इसका मीन यूज करने वाले हैं। जब आपके पास में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आप क्या निकालते हो, मीन निकालते हो। कुछ फॉर्मूले हैं तो वहां पे मैं बता देता हूं आपके पास में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। म्यून को जनरली डिनोट करते हैं म्यून टेस्ट से, या फिर इसी को हम डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ किसका, एक्स का। जब एक्सपेक्टेशन ऑफ इस एक्स की वैल्यू की बात करें, इसी को मीन बोलते हैं। जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मीन होता है वो मीन कितना आ जाता है हमारे पास में m। इसका मतलब जब यहाँ पे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो m इक्वल टू np ले रहे हो, एक्चुअल में m जो होता है वो उस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, मीन होता है। और इसी को अपने क्वेश्चन में हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। ध्यान से देखो, क्वेश्चन का पहली लैंग्वेज बोली गई है कि वो 8 घंटे के अंदर 32 बुक्स को, मतलब 32 बुक्स को क्या कर देता है, वो सेल करता है। तो एवरेज 1 घंटे के अंदर, क्योंकि आपको बोला गया कि 1 घंटे में कोई भी बुक सेल ना करे, इसका मतलब 1 घंटे में एवरेज वो कितनी बुक्स को सेल कर रहा है, 4 बुक्स को सेल कर रहा है। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक रिलेशन है जिसको बोलते हैं रिकरिंग रिलेशन, और रिकरिंग रिलेशन है x इक्वल टू x प्लस 1 पे जो आपके पास में आएगा वो आ जाएगा आपके पास में m अपॉन और कितना x प्लस 1, और इसको बोलते हैं p x इक्वल टू x पे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू x प्लस 1, यहाँ पे x क्या होता है आपके पास में, रैंडम वेरिएबल, सॉरी डिस्क्रीट वेरिएबल आपके पास में है। और इस डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू 0 का मतलब कोई भी बुक सेल ना करे, किसी भी घंटे के अंदर कोई भी बुक सेल नहीं करे। x की वैल्यू 1 का मतलब केवल 1 बुक, x की वैल्यू 2 का मतलब 2 बुक सेल करे, उसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या चाहिए कि किसी भी आवर के अंदर कोई भी बुक को वो सेल नहीं करे, इसका मतलब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 पर, मींस p ऑफ 0 को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जब हम p ऑफ 0 को कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू में कितना रख रहा हूं, 0 रख रहा हूं, तो यहाँ पर कितना हो गया, p ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा, m अपॉन कितना हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 और कितना हो गया, p ऑफ 0। ये मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन के अंदर यहां पर हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो p ऑफ 1 की वैल्यू यहां से निकालो। x की वैल्यू जैसे 1 लोगे कितना हो गया, e की पावर माइनस m, और कितना हो गया, ये m की पावर कितना हो जाएगा 1, और कितना हो गया फैक्टोरियल, ये 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, ये कितना हो गया m अपॉन, ये भी कितना हो गया 1, और p ऑफ 0 हमें कैलकुलेट करना है। दिस इंप्लाइज p ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, e की पावर माइनस के m। ध्यान से देखो, m क्या है आपके पास में, m जो होता है मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, m क्या होता है, मीन होता है। जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि वो जो आपके पास में है, ए बुक सेलर सेल्स ऑन एवरेज 32 बुक्स एट रैंडम टाइम्स ड्यूरिंग हिज 8 आवर इन ए डे। तो 8 आवर के अंदर कितने बुक्स बेचता है, 32, तो 1 आवर के अंदर कितनी बुक्स बेच देगा, वो ऑफ कोर्स 4 बुक्स। तो यहाँ पर जो आपके पास में m होगा, उस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, और जैसे m की वैल्यू 4 लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब है कि कोई भी बुक ना बेचे, तो कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस 4 जो है आपके पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन, हाँ आपके पास में एक ऑप्शन के अंदर e की पावर माइनस के 4 दे रखा है। ध्यान से देखो, तो आसान सा था। यहाँ पे आपको एक तो मीन को यूज करना है, एक इसके रिकरिंग को यूज करना है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। ये था मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखो,
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर? क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको दिया हुआ है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको बोला गया कि 1 2 3 और से लेकर के आपके पास में 8 9 और 10 ये नंबर्स आपके पास में दिए हुए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ये मेरे पास में ऑब्जर्वेशन है और बोला गया है कि आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ध्यान से देखो, अगर ये नंबर्स को देखते हो तो ये आपके पास में क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर और सारे के सारे कॉन्सेक्यूटिव है। मींस 1 से लेकर के 10 तक के सारे नेचुरल नंबर और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ध्यान हो तो एक क्वेश्चन था हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और अप टू कितना n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हमने वेरिएंस निकाला था। नहीं आता तो मैं फिर से बता देता हूं, आपके पास में x आपके पास में लिखा हुआ था, 1 था आपके पास में, 2 था, 3 था और कहां तक था, n था। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या निकाला था, इसका वेरिएंस निकाला था और वेरिएंस की वैल्यू जो थी वो कितनी आई थी, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना आया था, 12। यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हमारे पास में क्या निकाला, वेरिएंस, और वेरिएंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका उतना होता है सिग्मा स्क्वायर। और आप सबको पता है कि जो आपके पास में वेरिएंस होता है वो वेरिएंस कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा आपके पास में, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहां से हमें क्या निकालना, हमें निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। यहां से सिग्मा से कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, और कितना हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना होगा, 12। तो दिस इंप्लाइज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सिग्मा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर, n कितना है यहाँ पे, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 100, और 100 कितना माइनस कितना हो गया, 99 अपॉन कितना हो गया, 12। और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक ये 8.25 के करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, और ये 8.25 भी है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 8.25। तो मैच कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये आपको फॉर्मूला याद भी रखना है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के लिए कई बार पूछा जाता है, कई बार सीधा रिजल्ट पूछ लेते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि उसका वेरिएंस कितना होगा, और वेरिएंस अगर हमें पता है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 ये भी एक आसान सा था, अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन के अंदर आपके पास में बोला गया है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 सेट्स। आपके पास में 3 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, और उन x1 x2 x3 का अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। मींस में x1 बार आपके पास में दिया हुआ, और x1 बार आपके पास में है 25। एक आपके पास में x2 बार, और x2 बार की वैल्यू 10 है, और x3 बार आपके पास में 3 मीन दी हुई है, उसकी वैल्यू कितनी, 15 है। Whose corresponding number of observations are 200, 250 और 300। नंबर इसके करेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन मान लेता हूं n1, और इस n1 की वैल्यू कितनी है, 200। ये n2 जो है वो आपकी कितना दिया हुआ, 250, और आपके पास में n3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 300। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि जब ऐसी सिचुएशन हो, 3 आपके पास में सेट्स दिए हुए हैं, तीनों सेट्स में आपको दिया हुआ है कि 3 आपके पास में अरिथमेटिक है, ये अरिथमेटिक मीन जो है वो इतने ऑब्जर्वेशन के करेस्पॉन्डिंग है, ये इतने ऑब्जर्वेशन के करेस्पॉन्डिंग है, और ये इतने ऑब्जर्वेशन के करेस्पॉन्डिंग है। तब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इनका कंबाइंड मीन निकालना, और कंबाइंड मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है जिसको हम xc बार से डिनोट करते हैं वो होगा x1 बार और कितना, n1 प्लस x2 बार और कितना होगा, n2 प्लस x3 बार और कितना होगा, n3 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा, n1 प्लस n2 और प्लस कितना हो गया, n3। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला हो गया। सिंपल से आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 25 इंटू 200 प्लस आपके पास में 10 इंटू 250, और प्लस ये कितना हो गया, 15 इंटू कितना हो गया, 300, और टोटल सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 200 प्लस 250 और प्लस कितना, 300। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16। चारों ऑप्शन में से देख लो, एक ऑप्शन में आपके पास में क्या है, 16। तो ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सिंपल सा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, और क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 23 एक महीने बाद जो एग्जाम हुआ था लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स के लिए, उस पेपर के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। अ पार्टिकल मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एन एम्पलीट्यूड a, its distances from the center where the velocity is half of the maximum value will be। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपका एक पार्टिकल है, ध्यान से समझना, वो ऐसे चमक कर रहा है। मैं लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन में मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था। एसएचएम का मतलब होता है कि एक ऐसा मोशन जिसमें उसका जो फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होता है, या एक फोर्स हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर लगता है, उस मोशन को बोलते हैं एसएचएम।
क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इस क्वेश्चन में आपके पास में एक पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड आपको ए दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखो, मैं यहां से डायग्राम बना रहा हूं। ये आपके पास में ओ पॉइंट है जिसको फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। ओ पॉइंट जहां से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, इस ओ पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है और मान लेते हैं पार्टिकल इस साइड में मूव कर रहा है। अब एसएचएम का मतलब क्या होता है, एक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फिक्स पॉइंट को लगता है। ये ओ पॉइंट मेरे पास में क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इस फिक्स्ड पॉइंट पर आपके पास में क्या लग रहा है, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, या इसको मैं स्मॉल एफ से लिख देता हूं, एक एक्सेलरेशन लग रहा है। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है तो ऑफ कोर्स इस पार्टिकल, जो भी पार्टिकल आपका चल रहा है, ये पी पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पार्टिकल जो है उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन ध्यान देना, यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ओ की ओर। लेकिन यहां पे रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। फोर्स इधर लगा है तो ये ए क्या होगा, स्पीड से इस तरफ मूव करेगा। लेकिन जैसे ये ओ को क्या करेगा, ओ की तरफ आएगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, मूव भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, कर रहा है सॉरी, तो ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओ पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, और जीरो नहीं होगी तो ये पार्टिकल ए जो है उस ओ को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। जैसे पार्टिकल ओ को क्रॉस करता है, ओ को क्रॉस करते पहले जैसे ओ को एकदम से क्रॉस करेगा, एसएचएम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब वापस से क्या होगा, इस पार्टिकल पे फोर्स किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इस अपोजिट डायरेक्शन में ओ की तरफ लग रहा है। फिर वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी और ए डैश पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। ये प्रोसेस चलता रहेगा। मींस आपका पार्टिकल इस पॉइंट के टू एंड फ्रो में क्या करेगा, मोशन करेगा। यहाँ वेलोसिटी जीरो, फिर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो। तो इस पॉइंट ओ की बात करें तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, इसका प्रॉपर डेरिवेशन तो नहीं देखते हैं, लेकिन अगर ये आपके पास में एसएचएम है तो इस एसएचएम में आपके पास में वेलोसिटी कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू म्यू और कितना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आर्बिट्ररी पॉइंट है। इस आर्बिट्ररी पॉइंट पर यहां से यहां तक के डिस्टेंस में x ले लेता हूं, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v ले लेता हूं, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये रहा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि o से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालो जहां पर उसकी वेलोसिटी उसके मैक्सिमम वेलोसिटी की कितनी हो जाए, हाफ हो जाए। तो हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो ये दो पॉइंट्स पे तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अगर हम डायग्राम को देखें तो जब ए पॉइंट से पार्टिकल इधर आ रहा है तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसी डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ इधर ही उसके फोर्स लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ओ पॉइंट पर क्या होगी, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जैसे ओ को वो मूव पास कर जाएगा, उस पर वापस फोर्स किधर लगेगा, ओ के ओर लगेगा, तो ओ के बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। ओ के इधर भी वेलोसिटी कम है तो ओ पॉइंट पर क्या होगा, आपके पास में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगी, आपके पास में ओ पॉइंट पर होगी। हम इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देता हूं, एट ओ पॉइंट। और ओ पॉइंट पे ध्यान से देखो, x कहां से मेजर कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर, तो ओ पॉइंट पर x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, जीरो। इसमें अगर जैसे जीरो रखते हो तो v मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास में, स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू, और कितना आ गया, a आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में जो वेलोसिटी, वो वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी की कितनी हो जाए, हाफ हो जाए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, रूट म्यू ए, और इसकी कितनी हो जाए, हाफ हो जाए। तब आपके पास में x इक्वल टू में कितना मान लेता हूं, x1, और इसी x1 को कैलकुलेट करना है कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास में जब वेलोसिटी आपके पास में मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हो जाए तो x की वैल्यू कितनी होगी। x इक्वल टू x1 मैंने मान लिया, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, म्यू, और कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस कितना हो गया, x1 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, जैसे पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना हो गया, ये म्यू हो गया, a स्क्वायर कितना हो गया, बाई 2 हो गया, इक्वल टू म्यू a स्क्वायर और माइनस x1 स्क्वायर। और जैसे आप यहाँ से म्यू से, तो म्यू कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लिया, इसको इधर भेज दो, तो आपके पास में x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और a के फॉर्म में आएगी क्योंकि a भी है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मैच कर लो, जो भी ऑप्शन आपके पास में है ये आपके पास में आ गया। प्लस साइन का मतलब आपका पार्टिकल इधर होगा, और माइनस साइन का मतलब आपका पार्टिकल इस पोर्शन में होगा। बस इतना ही है। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो तो स्क्वायर रूट बाई 3/2 आएगा। तो एक ऑप्शन आपके पास में जहां पे लिखा हुआ भी है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 23। सिंपल सा था, आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कोर्स कहां होगी, ओ पॉइंट पर होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपका एक पार्टिकल है जो r इक्वल टू a e पावर थीटा जो है इस कर्व पे मूव करता है
आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी आप सबको पता है ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी थीटा बाई डी टी, और ये क्या दी हुई है आपके पास में कांस्टेंट दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि आपका एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल इस कर्व के लोग मूव करता है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तब आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसका रेडियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है, उसी प्रकार से रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग हो। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। हम बात कर रहे हैं केवल रेडियल एक्सेलरेशन की, और रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब एक ऐसा एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के क्या हो, अलोंग हो। तो रेडियल एक्सेलरेशन की बात करें तो रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन को जो डिनोट कर रहा हूं मैं फिलहाल यहाँ पे वो डिनोट कर रहा हूं एफआर से, आर फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है, आर डबल नॉट माइनस कितना होगा, आर थीटा नॉट का स्क्वायर। आर डबल नॉट का मतलब d2 आ रहा है dt स्क्वायर, और माइनस आर थीटा नॉट का स्क्वायर मतलब d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका मतलब हमें आर डबल नॉट कैलकुलेट करना है। आर डबल नॉट कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं यूज करूंगा, लेकिन आपके पास में आर कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, आर आपके पास में ए पावर थीटा, दिस इंप्लाई जब आर नॉट कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ए ई के पावर थीटा, ई के पावर थीटा का ई के पावर थीटा, ए तो कांस्टेंट है, लेकिन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, थीटा नॉट, जिसको मैं लिख सकता हूं डी थीटा बाई डी टी। और आपको दिया हुआ है कि डी थीटा बाई डी टी कितना, ओमेगा वो कितना है, कांस्टेंट, तो मैं इसको कितना लिख दूंगा, ए ओमेगा ई पावर कितना हो गया, थीटा। अब बात करते हैं आर डबल नॉट कैलकुलेट करते हैं। आर डबल नॉट जब कैलकुलेट करोगे तो अगेन इसका करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ, और कितना हो गया, ई पावर थीटा। ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज एक ही स्टेप में आंसर एफ ऑफ आर। आर डबल नॉट की वैल्यू ये रही, ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर कितना, थीटा, माइनस आर आपके पास में पुट करोगे, ये कितना हो गया, ए और ई पावर थीटा, और थीटा नॉट का स्क्वायर, थीटा नॉट कितना होता है, ये रहा डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा आपके पास में इसका ओमेगा स्क्वायर, दोनों क्वांटिटी कितनी है, सेम है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। इसका मतलब इसका रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ओमेगा तो आप सबको पता ही होगा, डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो इसका एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो कांस्टेंट दी हुई है। ये था आपका पास में क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा था ये, 24 आई थिंक। अब बात करते हैं 20, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपके पास में दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपको आर और एच के फॉर्म में एक रिलेशन निकालना। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि इफ इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज मैक्सिमम। ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, उस हॉरिजॉन्टल रेंज आर की जो वैल्यू है वो आर आपको क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया। अब इसको समझते हैं, पहले बात होता क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। अगर मान लेते हैं ये आपके पास में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहां से आप क्या करते हो, किसी पार्टिकल को एक एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट करते हो। आपने इसको इस एंगल अल्फा से क्या क्या प्रोजेक्ट किया, ऑफ कोर्स किसी न किसी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करोगे तो इस तरह का क्या बनाएगा, वो एक पाथ बनाएगा। ये पाथ बनाएगा तो ये मान लेते हैं वापस आएगा, और इसी जो प्लेन है उस पर क्या करता है, वो टकराता है। यहां से लेकर के ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है, ये पॉइंट मेरे पास मान लेते हैं ओ ए है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, इस केस में जो डिस्टेंस होगी ओ से लेकर के ए तक की, उसको बोलते हैं रेंज, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये आर हो गई। ये जो पार्टिकल है वर्टिकल प्लेन की बात करें, इस वर्टिकल प्लेन के अंदर जो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, इसको बोलते हैं हाईएस्ट हाइट, इसको बोलते हैं एच से। दोनों के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आर का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रेंज निकालने का, वो होता है यू स्क्वायर, और कितना होगा, साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन कितना होता है, जी होता है। ये जो एच होता है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, और कितना होता है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना होता है, 2g। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि ये जो आर है वो कितना है, मैक्सिमम। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये आर जो है वो आपके पास में क्या है, मैक्सिमम, और अगर आर मैक्सिमम, तो आर के फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो आर आपके पास में क्या है, यू स्क्वायर और जी। देखो जी तो कांस्टेंट होता है, यू आपको क्वेश्चन में दिया होता है कोई ना कोई वेलोसिटी, इसका मतलब ये आर कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, साइन स्क्वायर 2 अल्फा। यू पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन यू जो है उसका मैक्सिमम और मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। लेकिन हमें पता है कि साइन स्क्वायर 2 अल्फा की बात करें तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा के अंदर जो आपके पास में अल्फा है वो अल्फा मैक्सिमम कब होगा, आपके पास में अल्फा मैक्सिमम होगा जब आपके पास में ये जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी हो जाए, पाई बाई 4। क्योंकि आपको पता है कि साइन अल्फा जो होता है, साइन थीटा जो होता है, मैक्सिमम कितना होता है, पाई बाई 2 को होता है।
तो मैक्सिमम पाई बाई 2 पे होता है, तो जैसे पुट करेंगे इसका मतलब आर मैक्सिमम होगा व्हेन आपके पास में अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4। ध्यान से देखो, तो आपके पास में यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा नहीं है, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा ही आएगा केवल। आर इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा कितना होगा जी, और ये एच का फॉर्मूला। अब ये आर मैक्सिमम कब होगा, ऑफ कोर्स जब साइन 2 अल्फा कितना हो जाए, 1 हो जाए। और साइन 2 अल्फा 1 कब होगा, जब 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 4। सिंपल सी बात है। तो आर जो है वो मैक्सिमम होगा जब अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। इसका मतलब उस सिचुएशन में हम बात करें, इस सिचुएशन में आर की फॉर्म, आर का जो आपके पास में कैलकुलेट करने का है वो तो कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया। सिंपल सी बात है। और इस सिचुएशन में अगर हम एच की बात करें, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4 के सिचुएशन में, तो यहां पर जैसे पुट करेंगे यू स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 2g, और साइन स्क्वायर कितना है अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू, जैसे आप अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 रखोगे, साइन अल्फा कितना होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 1/2। ध्यान से देखो, यहां से हम कंपेयर करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं। तो फाइनल आंसर निकालोगे तो यहाँ पे एच इक्वल टू, यहां से देखो ये 1/4 को मैं बाहर ले लूं, कितना बच गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर अपॉन जी किसके इक्वल है, आर के इक्वल, तो कितना आ गया, एच इक्वल टू r/4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एच इक्वल टू r/4। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर का फॉर्मूला ये रहा, एच का फॉर्मूला ये रहा। आप सबको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो मैक्सिमम होता है जब उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। सिंपल सी बात है। और इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या करना था, यूज करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 25। और बात कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 26 के, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पार्ट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। और क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में 3 फोर्सेज हैं, और 3 फोर्सेज जो है वो एक पॉइंट पे लग रहे हैं। 3 फोर्सेज P, Q, R एक्टिंग एट अ पॉइंट R इन इक्विलिब्रियम। ये आपके पास में पॉइंट है, और इस पॉइंट पर 3 फोर्सेज आपके पास में लग रहे हैं। सपोज एक मान लेता हूं मैं P है, आपके पास में एक फोर्स आपके पास में है, सपोज ये मान लेता हूं मैं Q है, और एक फोर्स आपके पास में सपोज मैं मान लेता हूं कौन सा है, R। क्वेश्चन के अंदर बोला गया, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और O पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं P, Q और R इन इक्विलिब्रियम। और बोला गया कि तीनों के तीनों जो है इक्विलिब्रियम में। इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे दिया हुआ है कि द एंगल बिटवीन P एंड Q, इस P और Q के बीच का जो एंगल है, इस डबल द एंगल बिटवीन P एंड R, P और R के बीच का जो एंगल होगा उसका कितना है, डबल है। ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो P और R के बीच में एंगल में थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेता हूं। मान लेते हैं अल्फा है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि अगर P और R के बीच में एंगल अल्फा है, तो P और Q के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 2 अल्फा होगा। ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में ये एंगल कितना हो जाएगा, आपको पता है कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, जिसको लिखते हैं 2 पाई। और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों आपके पास में दिए हुए हैं, तो कितना हो गया 2 पाई माइनस कितना हो गया 3 अल्फा, ये एंगल हो गया। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि तब आपको रिलेशन निकालना है, किस किस के बीच में, P, Q और R के बीच में रिलेशन निकालना है। एक बार फिर से देखते हैं, एक स्टेटमेंट आपके पास में होता है जिसको बोलते हैं लामी थ्योरम। लामीस थ्योरम ये कहते हैं कि अगर आपके पास में 3 फोर्सेज है, ध्यान से देखना, 3 फोर्सेज आपके पास में है, और 3 फोर्सेज में ले लेता हूं यहां पर अगेन P, Q और R। 3 फोर्सेज आपके पास में है और एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे वो लग रहे हैं आपके पास में, और पॉइंट मान लेता हूं मैं O है। 3 फोर्स आपके पास में है, तीनों के तीनों फोर्स जो है वो एक पॉइंट O पर लग रहे हैं, एंड वो किस में है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस में। 3 फोर्सेस P, Q, R एक्टिंग एट अ पॉइंट R इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर आपके पास में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, लामी थ्योरम को यूज करना है। लामी थ्योरम ये कहती है कि यदि 3 फोर्सेज आपके पास में एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना, हर फोर्स जो होता है, P फोर्स जो होगा, बाकी 2 फोर्स के बीच का जो भी एंगल होगा उसके साइन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मींस P अपॉन कितना होगा, साइन ऑफ उन दोनों के अपोजिट जो फोर्सेज उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 2 पाई माइनस के 3 अल्फा। फिर देखते हैं Q फोर्स के बारे में, और Q फोर्स के बारे में लिखे तो Q इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा, तो कितना होगा साइन अल्फा, और इक्वल टू कितना है R किसके इक्वल होगा, बाकी 2 फोर्सेस के इक्वल, जो 2 फोर्सेस के बीच के एंगल उसके साइन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूँ, K मान लेता हूँ। ये लामी थ्योरम का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। अब ध्यान से देखो, ये लामी थ्योरम का स्टेटमेंट है, और आगे क्वेश्चन के अंदर अब बोला गया है तब आपको P, Q और R के अंदर क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ध्यान से देखो, जब आप चारों ऑप्शन देखते हो, तो चारों ऑप्शन में एक आपके पास में R स्क्वायर आ रहा है। मैं एक काम करता हूं, यहां से R स्क्वायर को क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं। यहां से अगर मैं देखूं तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आपके पास में आ गई K, और कितना आ गया साइन 2 अल्फा। आप सबको पता है कि साइन 2 अल्फा कितना होता है, 2 साइन अल्फा, और कितना होगा कॉस अल्फा। ध्यान से देखो,
मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। जैसे स्क्वायर करूंगा ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास में के स्क्वायर, और इसको मैं इस तरह से लिख लूं ज्यादा बेटर रहेगा, ये हो गया 4k स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा और हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान देना यहाँ पे सारी क्वांटिटी साइन में है, तो अगर कॉस आ रहा है तो उसको कॉस को भी किस में चेंज कर देंगे, साइन में। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और जैसे कॉस स्क्वायर अल्फा आता है इसको मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखना, अंदर में क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो और आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई करोगे हो गया 4k स्क्वायर, कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस के 4k स्क्वायर, और कितना हो गया साइन, और कितना हो गया 4 अल्फा। ध्यान से देखो यहां पर हमारे पास में क्या आ रहा है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं साइन 2 पाई माइनस 3 अल्फा कितना होता है, माइनस के साइन 3 अल्फा, और साइन 3 अल्फा कितना होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। इसका मतलब मेरे पास में कितना होना चाहिए, 3 साइन अल्फा बचना चाहिए, 4 साइन क्यूब अल्फा लिखना चाहिए। तो इस 4 को मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, एक तो 3 के अंदर और एक किस टाइम +1 के अंदर। तो इसी को मैं क्या लिख रहा हूं अगले स्टेप में, ध्यान से देखो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं के स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया प्लस के। अब ध्यान से देखो मैं एक के जो है वो बाहर ले लेता हूँ, बाहर के स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, के स्क्वायर को मैंने बाहर लिया, साइन अल्फा को मैंने बाहर लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, ध्यान से देखो ये बच गया 3 साइन अल्फा, और माइनस के कितना हो गया 4 साइन क्यूब अल्फा, और अगर इसकी बात करूं तो ये कितना बन जाएगा साइन 3 अल्फा। अगले स्टेप में मान से रख रहा हूं, इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और ये कितना हो गया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ध्यान से देखो इसको तो मैं कितना लिख लेता हूँ के साइन अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से देखो इस के को मैं एक बार इसके साथ भी लिख लेता हूं, तो कितना हो गया के साइन अल्फा, और एक बार यहाँ से कितना फॉर्मूला हो गया साइन 3 अल्फा, तो इसको कितना लिख लेता हूं के साइन कितना हो गया 3 अल्फा। ध्यान से देखो आर स्क्वायर इक्वल टू के साइन अल्फा, ये रहा साइन अल्फा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो के साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये तो कितना हो गया क्यू स्क्वायर, प्लस ध्यान से देखो ये कितना हो गया आपके पास में अगेन क्यू। इसकी बात करें, इसकी बात करते हैं तो p इक्वल टू कितना आ गया 30, लेकिन साइन 2 पाई माइनस 3 अल्फा है, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, जैसे माइनस कॉमन आएगा तो कितना बन जाएगा माइनस की कितना बन गई p, और कैलकुलेट करोगे ध्यान से देखो आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से q कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बच गया q माइनस p। ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। देख लो किसी ना किसी ऑप्शन के अंदर ये आपके पास में लिखा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसके अंदर क्या करना था, लामी थ्योरम को यूज करना था। और लामी थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास में 3 फोर्सेज है, किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तीनों के तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में हैं, तो हर फोर्स बाकी जो 2 फोर्स के हैं उनके बीच के एंगल के साइन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 26। और अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 27 आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको 2 वर्ड आपके दिए हुए हैं, एक आपके पास में टेंजेंशियल और एक आपके पास में है क्या है आपके पास में नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से पढ़िएगा। इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन को डिनोट करता हूं मैं एफ से। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आपके पास में जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो क्या है, दोनों इक्वल है। अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है। तब बोला गया है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो किस तरह से वेरी करेगी, मींस वेलोसिटी v और आंसर आपके सारे साई के फॉर्म में है, v और साई में आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ध्यान से देखो अगेन डायग्राम बनाता हूं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये कर्व है, और इस कर्व के यहाँ से पार्टिकल ए पॉइंट से आपका मोशन स्टार्ट करता है, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। मान लेते हैं टाइम कितना होगा 0, वेलोसिटी की तो हम बात नहीं करेंगे, t कितना है 0, ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी कितनी है 0। किसी टाइम t पर पार्टिकल जो है वो p पॉइंट पर पहुंच जाता है, t टाइम के अंदर p पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब ध्यान से देखो p पॉइंट पर 2 चीजें होगी, एक होता है उसका टेंजेंट, और टेंजेंट जो है वो यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, जनरल सेंस में हम कितना लेते हैं साइन। एक हो गया आपके पास में, ये तो हो गया आपके पास में टेंजेंट, और ये इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर की बात करें इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो एक लिख लेता हूँ t और इसको लिख लेता हूँ n। तो इस पॉइंट p पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर जो टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। और दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। आपके पास में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको कैलकुलेट, अच्छा s यहां से यहां तक की डिस्टेंस में थोड़ी देर के लिए s मान लो, इस a से लेकर के s तक के बीच की जो आर्क की लेंथ है वो s है, तो इसका फॉर्मूला हो गया v dv अवर कितना होता है ds इक्वल टू ये होता है v स्क्वायर अपॉन रो। जो रो होता है वो p पॉइंट पर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था रो कितना होता है ds अवर d साइन। तो यहाँ पर जैसे पुट करेंगे और मैं कितना लिख सकता हूँ v dv अवर कितना हो गया ds इक्वल टू ये कितना हो गया v स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया ds अवर d साइन।
ध्यान से देखो, ये v से v कैंसिल आउट और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना हो गया dv और कितना हो गया v इक्वल्स टू ds से ds कैंसिल आउट और कितना हो गया d साइन। दोनों तरफ जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये कितना हो गया ln v इक्वल्स टू कितना हो गया साई और इसको मैं कांस्टेंट कितना लिखता हूँ c। जैसे आप लिखोगे तो v इक्वल्स टू कितना आ गया c e पावर साई और c जैसे कांस्टेंट को रिमूव करता हूं तो v किसके प्रोपोर्शनल आ गया e पावर साई के। तो ध्यान से देखो यहाँ पर v कैसे वेरी करा, e की पावर साई के अकॉर्डिंग। ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपके पास में आई थिंक e की पावर साई भी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर साई। तो पार्ट नंबर ये था हमारा 3 ACF का, इसमें हमने बात की क्वेश्चन नंबर 27 तक। अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 तक। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।